नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट की। अभी बस थोड़ी देर पहले ही 5 जजों की बेंच ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण पर अपना जजमेंट सुनाया है। हालांकि जजमेंट सरकार के पक्ष में गया है, यानी कि सरकार के पक्ष में ना कहें तो अच्छा होगा, पार्लियामेंट के पक्ष में गया है। और पार्लियामेंट के पक्ष में जाने के बाद 3-2 का जजमेंट आया है। ऑनरेबल जस्टिस यू ललित और ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट ये डिसेंडिंग गए हैं और बाकी 3 जजेस वो अफर्म करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अप्रिशिएट करते समय उन्होंने कहा है कि भी कोई सेक्शन, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज को इक्वली अनइक्वल्स ना समझे, समाज को इक्वल समझे और इक्वल्स के बीच में अनइक्वल ना समझा जाए। यानी कि जब 2 समुदाय 2 कैटेगरी अलग अलग बांट दी तो उस कैटेगरी में इक्वलिटी रहनी चाहिए। और जब हमने रिजर्वेशन की बात कही है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर जाति को बाहर ही कर दिया जाए। जस्टिफाई करके, जितना जस्टिफिकेशन हो सकता है उतना जस्टिफाई करके देना चाहिए। सवाल ये था कि केंद्र सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था और उसमें आर्टिकल 16(6) जोड़ा था। अब आर्टिकल 16(6) जोड़ा और उधर आर्टिकल 15 में जोड़ दिया। खास बात यह है कि इन पर जो प्रश्न खड़े हुए वो पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या मंडल आयोग का जो जजमेंट है, जिसको अंतरा साहिनी जजमेंट कहते हैं, 9 जजों की बेंच का था, वो जजमेंट में 50% की जो कैप लगाई गई है वो कैप क्वालिफाई नहीं हो रही क्या? वो कैप यहां पर समस्या खड़ी कर रही है। 60% आरक्षण हो गया, अब 49% पहले से है तो अब मिलाकर 60% हो जाएगा। तो जब 50% की कैप लगी हुई है तो 60% कैसे हो सकता है, ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि आरक्षण सोशली बैकवर्ड क्लास का था। सोशली बैकवर्ड क्लास में सवर्ण कब से आ गए, इसलिए उनको आरक्षण क्यों दिया जाना, वो आरक्षण गलत है। तीसरा प्रश्न ये था कि सरकारों को समय समय पर डिसाइड करने का अधिकार, और ये केंद्र सरकार लाभ देगी, वो देगी, इनको डालेगी, उनको डालेगी, फला करेगी, ढमाका करेगी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हुए। अब इनमें हम लोगों को समझना चाहिए। चंपकम दुराई राजन का जजमेंट आया था सन 1951 में। हुआ क्या था, तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ रिजर्वेशन कर दिया था। वो रिजर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के चंपकम दुराई राजन के जजमेंट में आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। आर्टिकल 15 के आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में भेद समझना चाहिए। आर्टिकल 15 हमें बाकी चीज़ों में, रहने में, एडमिशन, मतलब जो आज चलन में है वो है स्कूल में एडमिशन होना या किसी संस्था में एडमिशन होना या कोई दुकान खोलना या दुकान में एंट्री, सिनेमा हॉल में एंट्री, ये कुएं पे पानी भरना, घाट पर नहाना, कहीं कब्रिस्तान में वो शमशान घाट पर भेद होना, ये भेद नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 में कहा गया। और महिलाओं और बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार को या पार्लियामेंट को अनुमति दी गई थी कि वो कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में भी ऐसा ही कुछ किया गया था, लेकिन आर्टिकल 16 काम करता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। केवल आर्टिकल्स 15 और 16 में जो मेन भेद है वो ये था कि आर्टिकल 15 रेजिडेंस के आधार पर भेद कर सकता है, आर्टिकल 16 रेजिडेंस के आधार पर भेद नहीं कर सकता है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता है। बाद में ये आया कि क्लास 3, 4 या क्लास 4 मेरे ख्याल से कवर किया गया था, क्लास 4 और क्लास 5 के जॉब्स में रेजिडेंस के आधार पर भी भेद किया जा सकता है, बाकी में नहीं किया जा सकता। ये सब जजमेंट भी आए और ये प्रावधान थे। तो आर्टिकल 16(4) तो था, लेकिन आर्टिकल 15(4) नहीं था। आर्टिकल 15 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 है, डिबेट में अगर आप जाएंगे तो वो 29 नवंबर सन 1948 और 30 नवंबर 1948 में इस पर चर्चा हुई। बाद में यह भी हुआ कि जातियां रखी जाएं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर आपत्ति जताई, बोले किसी पार्टिकुलर जाति को संविधान में नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए कमीशन होना चाहिए। वो कमीशन ये तय करेगा कि कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जिनको आरक्षण के माध्यम से लाया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल इक्वली सही है कि रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, डॉक्टर अंबेडकर ने जिद करके करवाया था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन बाकी रिजर्वेशन के मामले में डॉक्टर अंबेडकर शांत रहे।
और जब रिजर्वेशन की बात आ ही गई तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल मतलब है अनुसूची, एक अनुसूची जिसमें कुछ जातियां लिखी हों, इसीलिए वो अनुसूचित जाति की लिस्ट फिक्स नहीं होती। अनुसूचित जाति की लिस्ट समय समय पर कम ज्यादा होती रहती है, बदलती रहती है। वो राज्य सरकारें समय समय पर सर्वे करती हैं और सर्वे करने के बाद उस पर जो उनको डेटा मिलता है उसके आधार पर वो ये तय करते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, किसको अपॉर्चुनिटी मिलती, कौन सी कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो चुका है और कौन सी कास्ट अभी भी सोशली बैकवर्ड है। ये सब कुछ समय समय पर तय होकर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के माध्यम से रिजर्वेशन तय किया जाता है। लेकिन जो संविधान में संशोधन होता है वो रिजर्वेशन की पावर देता है, केवल ये कहता है कि रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16(6) में जो संशोधन 103वें संविधान संशोधन से किया, वो ये बताता है कि रिजर्वेशन किया जा सकता है। किया जा सकता है से मतलब है कि इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है, और आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) उसको रोकता नहीं है। साथ में उन्होंने कैप भी इसमें लगा दी, हालांकि पहले आर्टिकल 15(4) 16(4) में कैप नहीं है, लेकिन आर्टिकल 16(6) में उसने कैप लगा दी और ये कहा कि 10% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब सरकारें ये तय करेंगी कौन से राज्य में कितना रिप्रेजेंटेशन है और उसके अनुसार कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो कोई सरकार 5% करेगी, कोई 8% करेगी, कोई 10% करेगी, कोई 7% करेगी, लेकिन 11% कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान है। कुछ सरकारें नहीं भी करेंगी, मतलब वो अगर ये मान के चलते हैं कि उनके राज्य में रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने राज्य में रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर क्लास का लागू ही नहीं करेंगे। ये सब कुछ कुल मिलाकर पावर दी गई है और पावर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर मंथन करके करेगी। मेरा मानना है कि आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(4) अगर जोड़ा जा सकता है बाद में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि चंपकम दुराई राजन के जजमेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कह दिया था कि आरक्षण, किसी भी राज्य के द्वारा दिए गए आरक्षण अवैधानिक है, तो फिर उस समय की केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 15(4) जोड़कर उसमें रिजर्वेशन किया था और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी भी देवदासन में चैलेंज हुई थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अपहेल्ड किया था, कहा नहीं अब संविधान में प्रावधान हो गया इसलिए ऐसा हो जाता है। ये जो प्रश्न संविधान के संशोधन सही है गलत है, ये तय होना शुरू हुआ केशवानंद भारती से 1973 में, जब केशवानंद भारती में ये कह दिया कि क्या लेजिस्लेशन संविधान में संशोधन कर सकता है, तो 13 जजों की बेंच ने कहा 7-6 के जजमेंट में कि नहीं, लेजिस्लेशन संविधान की मूल भावना के विपरीत संशोधन नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है, आर्टिकल 368 में सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल भावना जो संविधान के रचयिता करना चाहते थे उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। तो फिर वहां से जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस बड़ी कठोरता से लागू हो गए और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हो गया लगातार कि अब जो भी बात आएगी, जो संविधान संशोधन हो रहा है उससे अगर कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उसको रिव्यू करके ये बताता है कि ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये मूल भावना के खिलाफ है कि नहीं है। यानी कि ये माना गया कि कोर्ट ज्यादा अच्छा जानता है कि संविधान की मूल भावना क्या है, लेजिस्लेशन उतना अच्छा नहीं जानता, पार्लियामेंट उतनी अच्छी नहीं जानती कि संविधान की मूल भावना क्या है, इसलिए कोर्ट उसको जस्टिफाइड करेगा कि संविधान की मूल भावना क्या है। खैर वो जो है सो है। अब सवाल यहां पर पैदा हुआ कि जो 50% की कैप लगा दी गई मंडल आयोग के केस में, उसके बाद भी, और चूंकि वो 9 जजों की बेंच का जजमेंट है और अभी 5 जजों की बेंच का जजमेंट आया, तो 5 जजों की बेंच का जजमेंट 9 जजों की बेंच के जजमेंट के ऊपर प्रिवेल कैसे कर सकता है, यह मूल प्रश्न है। तो सवाल यहां पर है, 9 जजों ने जब कंफर्म कर दिया था 50% से ऊपर कैप नहीं लगाई जा सकती, 50% की कैप है, और उसका आधार ये दिया था कि इफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रेस, कंट्री की इफिशिएंसी पर फर्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो सरकारें तो 100% आरक्षण लागू कर देंगी वोट के चक्कर में। इसलिए देश की इफिशिएंसी पर फर्क ना आए उतना रिजर्वेशन किया जा सकता है। उन्होंने कहा 50% इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए जो देश को चलाएंगे और 50% वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए होने चाहिए। तो 50% जो अपलिफ्टमेंट के लिए वो रिजर्वेशन में आ सकते हैं और बाकी नहीं आ सकते। ये सवाल अब चरितार्थ है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो 60% 50% की कैप के बावजूद 10% आया, तो जहां तक मुझे लगता है भी जजमेंट पढ़ने को नहीं आया है, लेकिन जो जजमेंट कोट करते समय जजेस ने अपनी बात कही है उसमें एक बात तय है कि 50% रिजर्वेशन फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लास होगा।
यानी कि सोशली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को 50% से ऊपर नहीं निकाला जा सकता। इसके अतिरिक्त महिलाओं बच्चों के रिजर्वेशन की बात आती है, किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैंडीकैप के रिजर्वेशन की बात आती है, किया जा सकता है। इसके जेंडर इनइक्वालिटी के रिजर्वेशन की बात की जा सकती है, आ सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जाती है, वो आ सकता है। लेकिन सोशली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की कैप 50% है, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। एक अच्छा जजमेंट है, समाज को दिशा दिखाने वाला जजमेंट है, समाज को सामने लाने वाला जजमेंट है। और मुझे लगता है कि इस जजमेंट को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो फिर अपने को पता लगेगा कि भारत में कास्ट सिस्टम इज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड द सॉल्यूशन फॉर इंडिया। कास्ट सिस्टम समस्या भी है भारत की, लेकिन भारत की शक्ति का कारण भी कास्ट सिस्टम है। शक्ति का कारण इसलिए क्योंकि जब कन्वर्जन चल रहा था तो लोग अपनी कास्टों से बंधे हुए थे और वो अपनी कास्ट में अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हुए। सिर्फ वही कन्वर्ट हुए जो या तो बुज़दिल थे और या फिर जिनको सत्ता का लालच था, वो कन्वर्ट हो गए। बाकी कन्वर्ट नहीं हुए, लड़ाइयां लड़ी, मुसलमानों के साथ युद्ध लड़े, आक्रांताओं से मारे गए, घर में मलमूत्र उठाया, जिसको आप आज भंगी कहते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो समाज है, वो कोई भी कास्ट का हो सकता था। वो समाज है जिससे ये कहा गया कि या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो हमारे घर में मलमूत्र उठाना पड़ेगा, राज दरबार का मलमूत्र उठाना पड़ेगा। वो जातियां, उसमें सवर्ण भी शामिल हैं, उसमें सभी जातियां शामिल हैं, उन सभी ने एक सुर में मलमूत्र उठाना पसंद किया, लेकिन कन्वर्ट होना पसंद नहीं किया। धर्म की रक्षा के लिए वो उस हद तक लड़े कि मलमूत्र भी उन्होंने आक्रांताओं का उठाया, और इसीलिए समाज ने उनको धर्म भंग हो गया उनका, ऐसा कहा, और बाद में उनका शॉर्ट फॉर्म भंगी शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसमें सभी जातियां शामिल हैं। उनको नमन करना चाहिए, उनका साधुवाद होना चाहिए कि उन्होंने धर्म को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हुए, और आज सोशली बैकवर्ड क्लास वो बन गए हैं, जिनको हे दृष्टि से लोग देखना चाहते हैं, लेकिन समाज के वो सबसे अग्रणी भूमिका के लोग हैं। मुझे लगता है इन विषयों पर चर्चा होने की आवश्यकता है। भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि कास्टों को खत्म करना पड़ेगा, तब भारत का उत्थान होगा, लेकिन ये रिजर्वेशन कास्टों को खत्म नहीं होने दे रहा है। कास्ट रिजर्वेशन से ही चल रही, लेकिन यह भी तय है कि लोग कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन है। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन चैलेंज है, PIL पड़ी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो रिजर्वेशन है वो सोशली बैकवर्ड मुसलमान, सोशली बैकवर्ड ईसाइयों को भी होना चाहिए जो कन्वर्ट होकर गए हैं, और जो कन्वर्ट होकर वहां गए हैं वो तो आज भी बैकवर्ड ही, यानी कि वहां जाने के बाद भी उनकी वही दशा है जो यहां पर थी। वहां पर भी वो अछूत ही माने जा रहे हैं, वहां पर भी उनको इक्वल राइट नहीं है, वहां पर भी वो कब्रिस्तान सेम, एक ही कब्रिस्तान में सबका नहीं जनाजा जाता है, वहां पर भी उनको मस्जिद में नहीं बैठने दिया जाता। उनकी मस्जिदें अलग अलग हैं, मस्जिदों में जाते भी हैं तो वो मुल्ला, मौलवी, मौलाना या आलिम नहीं बन सकते। क्योंकि वो पश्चिमांदा समाज से आते हैं। तो वो उनका कहना है कि हम तो वहां कन्वर्ट होकर चले गए, लेकिन हम तो वहां पर भी वही हैं, हमें तो वहां पर भी अछूत माना जाता है, हमारे साथ तो शादी बारात नहीं होता, हमारे साथ विवाह संबंध नहीं होता, हमको मस्जिदों में इक्वलिटी नहीं मिलती, हमको कब्रिस्तानों में स्थान नहीं मिलता, हमको इबादत गाहों में वो स्थान नहीं मिलता, तो फिर हमें रिजर्वेशन दिया जाए। तर्क ये कितना गलत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो वापस आ जाना चाहिए और वापस आकर रिजर्वेशन का भरपूर लाभ उठाइए। लेकिन जब इस्लाम के डिडक्शन ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो वहां जाने के बाद आपके साथ भेदभाव है अगर, तो फिर आप इस्लाम में गलत चले गए, वापस आना चाहिए। आप ईसाई गलत बन गए, आपको वापस आना चाहिए अगर वहां पर भेदभाव आपको लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि भेदभाव वहां पर हमसे ज्यादा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भेदभाव अगर कहीं है तो उनके हैं। उनके यहाँ तो शिया सुन्नी के आधार पर युद्ध हुए हैं, वहां पर तो जातियों के आधार पर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वहां जातियों के आधार पर बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। इसलिए वो कोई आसान बात नहीं है, वो वहां पर इक्वलिटी नहीं है, ये तय है। लेकिन घर वापसी की जा सकती। तो ये जो रिजर्वेशन की गाड़ी है ये कहां तक जाएगी और इक्वलिटी कैसे आएगी, कैसे इक्वल ट्रीटमेंट लोगों को मिलेगा, ये सब प्रश्न है, मूल प्रश्न है जो हम सबको सॉल्व करने होंगे। मुझे लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब नए तरह की बहस भारत में शुरू होगी और नए तरह से लोग सोचना शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।